हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2020 का जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वन बाय वन क्वेश्चन के साथ विथ रेफरेंसेस डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका मैं सॉल्यूशन आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूं। सो अकॉर्डिंगली मैंने डिफरेंट पार्ट्स में इसको तैयार किया है। सो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, बेसिकली जो सभी स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो पार्ट 1 है इस वीडियो का और दिस इज पेपर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक हमारे पास प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है जिसकी जो स्पैन है वो L है और इट इज कैरिंग अ वर्टिकल कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट अ मिड स्पैन। इस तरह के क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही प्रॉपरली अच्छे से रीड करना है सो दैट आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो यहां पर बोला गया कि एक हमारी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में हमारा क्या कंडीशन होगी? सपोर्ट कंडीशन। एक एंड हमारा फिक्स्ड होगा, एक हमारा सिंपली सपोर्टेड रहेगा। और इसमें बोला जा रहा है कि उस पर हमारा एक वर्टिकली कंसंट्रेटेड लोड मिड स्पैन पर एक्ट कर रहा है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा W जो लोड है वो सेंटर पे लग रहा है, इसका स्पैन हमारा L था, तो L/2 दूरी पर लग रहा है दोनों तरफ से। और बोला गया कि जो प्लास्टिक मोमेंट है सेक्शन का, ठीक है, वो हमारा MP है और हमें बताना है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ कोलैप्स लोड होगा वो क्या होगा। तो कोलैप्स लोड वो होगा जिसपे हमारी बीम जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो इसको एनालाइज करने के लिए हमें मैकेनिज्म फॉर्मेशन करना होगा। मींस जब बीम कोलैप्स करेगी तो हमारा मैकेनिज्म फॉर्म होगा, और मैकेनिज्म तब फॉर्म होगा जब हमारी प्लास्टिक हिंजेस बनेंगी। तो अब बात आती है कि हमारी प्लास्टिक हिंजेस कितनी बननी चाहिए और कहां बननी चाहिए। तो जो प्लास्टिक हिंजेस हैं वो बनेंगी जहां पर हमारा बीम में ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन होगा सबसे पहले, या ग्रेटेस्ट कर्वेचर होगा। तो आपको सिंपली एक बेंडिंग मोमेंट के साथ कर्वेचर की रिलेशन पता है कि M/EI जो होगा वो 1/R विच इज कर्वेचर के प्रोपोर्शनल है, विच इज कर्वेचर। तो कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट। तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट डिफॉर्मेशन वहां होगा जहां पर हमारा जो मोमेंट कैपेसिटी है सेक्शन की वो सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, बीम के उस सेक्शन पे जहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट हाईएस्ट अचीव करेगा। तो प्लास्टिक एनालिसिस के केस में ये MP जो हमारा हाईएस्ट मोमेंट कैपेसिटी है वो MP तक रीच आउट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैकेनिज्म बनेगा आपका, तो जो क्रिटिकल लोकेशंस हैं, ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट लोकेशंस हैं, वहां पर हमारी जो मोमेंट कैपेसिटी है वो MP हो जानी चाहिए। अब आते हैं कितनी प्लास्टिक हिंजेस बनेंगी। तो ये रूल है कि अगर आपको बीम मैकेनिज्म फॉर्म करना है कोलैप्स कंडीशन के लिए, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस इज R+1। R जो है ये हमारी रिडंडेंसी है, यानी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है कि हमारा स्ट्रक्चर कितने डिग्री का इंडिटरमिनेट है। तो अगर आप इस प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में देखेंगे तो यहाँ पर अगर सपोर्ट को हटा देंगे तो आपकी जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी यहाँ पे R=1 है। तो इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 2 प्लास्टिक हिंजेस अगर आपकी बन जाएंगी तो हमारा जो ये बीम है ये कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी एनालिसिस के लिए हम जो मेथड यूज करने वाले हैं दैट इज काइनेमैटिक मेथड, जिसमें हम यूज करेंगे वर्चुअल वर्क मेथड, जो स्टेट करता है कि हमारा जो एक्सटर्नल वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन में जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसकी वजह से जो वर्क डन हुआ इन दी मैकेनिज्म, और जो इंटरनल हमारे मोमेंट्स जनरेट हुए कोलैप्स के केस में उसकी वजह से तो वर्क डन हुआ, वो दोनों हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमने एक मैकेनिज्म बनाया। तो यहां पर अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखोगे तो हाईएस्ट बेंडिंग मोमेंट हमारा पॉइंट ऑफ कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। अगर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है बीम में तो पॉइंट ऑफ जीरो शियर फोर्स इन केस ऑफ UDL, या अगर किसी मेंबर में हमारा चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन हो रहा है, चेंज ऑफ ज्योमेट्री हो रही है, तो चेंज पॉइंट पे जहां चेंज इन ज्योमेट्री हो रही है, ये क्रिटिकल लोकेशंस हैं जहां पर हमारी प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होंगी। तो इस केस में हमारा कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, तो लोड के
एक्शन के पॉइंट के नीचे हमारा क्रिटिकल बेंडिंग मोमेंट आएगा, और फिक्स सपोर्ट कंडीशन में सिंपली सपोर्टेड बीम की मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं होने के कारण ये हमारा यहाँ पर प्लास्टिक हिंज नहीं फॉर्म होगा। तो आपकी दो लोकेशन हो गई, एक ये लोकेशन हो गई जहां पर आपका एमपी रीच आउट कर रहा है, और एक ये लोकेशन हो गई इस प्रॉप्ड कैंटिलीवर के लिए जहां पर आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा, बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे मोमेंट हमारा प्लास्टिक मोमेंट पे पहुंच रहा है। एक हमारा ये हो गया प्लास्टिक हिंज, एक हमारा ये प्लास्टिक हिंज हो गया, बिकॉज यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम सिंपली सपोर्ट केस में बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, तो यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक हिंज नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर सिमेट्री है। तो हमारा ये कंसंट्रेटेड लोड होगा, हमने अज्यूम किया वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा हुआ अंडर कोलैप्स लोड डब्ल्यू, और यहाँ पे इंटरनल मोमेंट जनरेट हुए एमपी, और इस हिंज पे जनरेट हुआ एमपी। अब एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा है, इंटरनल वर्क देन हमारा फिक्स्ड एंड पे हमारा एमपी इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा मोमेंट की वजह से रोटेशन होगा, एमपी यहाँ पे ज्योमेट्री से हमारा जो एक्सटर्नल एंगल होगा इंटरनल एंगल का समीशन होगा, एमपी इंटू थीटा प्लस थीटा, और जो डेल्टा है ज्योमेट्री से वो हमारा क्या है, थीटा बाई 2 है। अगर आप इसको सिंपली सपोर्टेड इस बीम को ज्योमेट्रिकली सिमिलर ट्राइंगल से एनालाइज करोगे तो हमारा जो कोलैप्स लोड आ जाएगा वो 6 MP बाई एल आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी लोडिंग पोजीशन के लिए W जो है ये हमारा मान लेते हैं, अगर A दूरी पर है फिक्स सपोर्ट से तो हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो W AU बाई BL होगा ये, और इस कंसंट्रेटेड लोड पॉइंट के नीचे हमारा ये MP डेवलप होगा और फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। इसके हिसाब से वापस से आप रिकैलकुलेट कर सकते हो किसी भी लोडिंग पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट 1 में हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स जो स्ट्रक्चर पर एक्ट करते हैं उनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, और किस कोड को हम रिकमेंड करते हैं, मतलब इसकी स्पेसिफिकेशंस, लोडिंग स्पेसिफिकेशंस किस कोड से गवर्नड है, इसे हमें मैच आउट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी दिया हुआ है दैट इज डेड लोड। डेड लोड बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि दीज आर ग्रेविटी लोड्स विच इज परमानेंट नेचर के होंगे लोड्स। दीज आर परमानेंट लोड्स बेसिकली, जो कि बेसिकली हमारे वर्टिकली एक्ट कर रहे हैं, एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड बिकॉज दीज आर ग्रेविटी लोड्स। ठीक है, इस पर मैंने IS 456 के कोडल प्रोविजन में सभी लोड्स को एक्सप्लेन भी किया था। तो आपके जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज आर द वर्टिकल लोड्स जो स्ट्रक्चर के सेल्फ वेट की वजह से एक्ट कर रहे हैं। जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं ये हमारे IS 875 पार्ट 1 से गवर्नड है। इसका कोडल प्रोविजन का मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी किया हुआ है, आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो जो डेड लोड का कैलकुलेशन है उससे हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जो भी हमारे स्ट्रक्चरल या नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एज वेल एज नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। अब ये नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या हैं, जो हमारी बेसिकली फ्लोरिंग है, सीलिंग है, फ्लोर कवरिंग है, फॉल सीलिंग है, ये सभी का भी वेट आपका डेड लोड्स में इंक्लूड किया जाता है। तो बेसिकली जो एरिया लगेगा, क्वांटिटी जो भी होगी मटेरियल की, उससे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट वेट ऑफ मटेरियल का, जो कि IS 875 पार्ट 1 में दिया हुआ है। सेकंड कैटेगरी के लोड्स जो हैं दैट आर इम्पोज्ड लोड्स। इन इम्पोज्ड लोड्स को हम लाइव लोड्स भी बोलते हैं। लाइव लोड्स बेसिकली कौन से लोड्स हो गए हमारे, जो हमारे टेम्परेरी लोड्स हैं। टेम्परेरी लोड्स का मतलब ये हुआ कि ये लोड्स ऐसे लोड्स हैं जो कि पोजीशन चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ और उनका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। These loads are called live loads, imposed loads, because they are imposed, because these are temporary loads जो कि अपनी पोजीशन और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। तो यूरोपियन कोड्स इस लाइव लोड्स या इम्पोज लोड्स को एक टर्म देते हैं दैट इज नोन एज क्वाजी
परमानेंट वेरिएबल लोड्स। तो ये वर्ड आप टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, वेरिएबल लोड्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड और पोजीशन चेंज हो रही है। तो जो हमारा IS 875 पार्ट 2 है, जिसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ यूट्यूब चैनल पे, आप रेफर कर सकते हो, बेसिक चीजें आपको बताई हुई हैं कि इम्पोज लोड्स डिफरेंट सिचुएशंस में आपको क्या क्या लेना है फॉर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, रूफ। तो जो लाइव लोड्स हैं, इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, ऑक्यूपेंट्स हैं, जो यूजर्स हैं बेसिकली, उनका वेट, फर्नीचर का वेट, ये सभी हमारे इम्पोज लोड की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही साथ जो हमारे इम्पैक्ट लोड्स हैं, बेसिकली अर्थ प्रेशर हो गया, वाटर करंट लोड्स हो गए। आप जैसा कि वीडियोस में इसमें देख पा रहे हैं, इमेजेस में, कि आपका हाइड्रोस्टैटिक वाटर करंट लोड्स हो गए, आपके जो ये लोड्स हैं इसमें ऑक्यूपेंट्स हैं, फर्नीचर्स है, इक्विपमेंट्स हैं, इन सभी लोड्स को हम इम्पोज लोड या लाइव लोड की कैटेगरी में डील करते हैं। तो दैट इज गवर्न्ड बाय IS 875 पार्ट 2। थर्ड कैटेगरी के जो लोड्स हैं दैट आर विंड लोड्स। विंड लोड्स बेसिकली हमारे लिटरली एक्ट कर रहे हैं बिकॉज स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हमारी विंड फ्लो कर रही है, जैसा आप देख पा रहे हैं, विच इज गिवन एज हियर पॉजिटिव एंड निगेटिव विंड लोड। तो बिकॉज ये हमारे एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बिल्डिंग के अगेंस्ट विंड फ्लो कर रही है, तो एक हमारी फोर्स विंड प्रेशर की वजह से एक्ट करेगी स्ट्रक्चर पर। उसकी वजह से जो लोड्स हम लेंगे डिजाइन कैलकुलेशंस में, उनको हम बोलते हैं विंड लोड्स। तो विंड लोड्स बेसिकली हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? दीज आर एनवायरमेंटल लोड्स। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारे लाइव लोड्स हैं वही हमारे, उन्हीं में से कुछ लोड्स हमारे एनवायरमेंटल लोड्स हैं, ऐसे लोड जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से स्ट्रक्चर पर एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं? आपकी विंड हो गई, आपका रेन हो गई, स्नो हो गया, अर्थक्वेक लोड्स हो गए, सेस्मिक फोर्सेस हो गई, ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से लोड्स एक्ट कर रहे हैं। इस वजह से विंड लोड्स, स्नो लोड्स, अर्थक्वेक लोड्स, ये बेसिकली दीज आर लाइव लोड्स, जिनको हमने एनवायरमेंटल लोड्स की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, तो दे एक्ट ऑन द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ द बिल्डिंग। और इसका जो स्पेसिफिकेशंस हैं हमारे, दे आर गवर्न्ड बाय IS 875 पार्ट 3। ठीक है, तभी उसके डिटेल उस पर नहीं जा रहे हैं हम। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी के जो लोड्स हैं दैट आर स्नो लोड्स। स्नो लोड्स दीज आर आल्सो हमारे, इनको हम एनवायरमेंटल लोड्स भी कहेंगे, जो कि डिपेंड करते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग है वो किस लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, बिकॉज इससे ही डिसाइड होगा कि हमारा वहां पे वो पर्टिकुलर एरिया में स्नोफॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो डिजाइन स्नो लोड है ये डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा शेप ऑफ रूफ पर, रूफिंग मटेरियल पर, ठीक है। और ये भी हमारे बेसिकली बिकॉज लाइव लोड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये भी हमारे वेरिएबल लोड्स की कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज कभी भी पूरे रूफ में हो सकता है रेनफॉल, स्नोफॉल ना हो, कुछ पार्टली भी हो सकता है, फुल रूफ भी कवर हो सकता है स्नो लोड से। तो जो हमारे वेरिएबल लोड्स स्नो लोड्स हैं ये वर्टिकली एक्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो इनका मैग्नीट्यूड हम डिजाइन में जनरली कंसीडर करते हैं दैट इज टेकन एज 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर ऑफ एरिया पर mm डेप्थ ऑफ स्नो। ये आप याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिजाइन कंसिडरेशन। और इसके लिए जो हम कोड फॉलो करते हैं दैट इज IS 875 पार्ट 4। तो बेसिकली जो एनवायरमेंटल लोड्स हैं जिसमें हम बात करते हैं सभी लोड्स की, विच आर बेसिकली लाइव लोड्स, ये हमारे पार्ट 4 में डील किए जाते हैं। तो अगर आप इसमें मैच आउट करेंगे तो डेड लोड आपका पार्ट 1, इम्पोज लोड पार्ट 2, विंड लोड पार्ट 3 और स्नो लोड पार्ट 4। तो 4, 3, 2, 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे जो रिवेट्स हैं अंडर कंबाइंड स्ट्रेसेस हैं
कंबाइंड स्ट्रेसेस में दो तरह की स्ट्रेसेस को रिवेट सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा शियर स्ट्रेसेस हैं और टेंसाइल स्ट्रेसेस है, और हमें बताना है कि इसमें कौन सी इक्वेशन कॉम्प्लाई करती है फॉर कंबाइंड स्ट्रेसेस। तो एग्जांपल के तौर पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज स्पेसिफिक टू IS 800, जो हमारा लिमिट स्टेट डिजाइन का कोड है, उसके प्रोविजंस के बात करेंगे। तो IS 800 2007 में बेसिकली रिवेट्स की जगह हमने बोल्ट्स प्रेफर किए हैं। तो हम यहाँ पर जो बोल्ट्स हैं वो अगर कंबाइंड शियर एंड टेंशन पर एक्ट कर रही है, यानी एग्जांपल के तौर पे अगर देखें कि अगर हमारा एक टी सेक्शन है जो एक कॉलम के फ्लैंज से कनेक्टेड है थ्रू दिस बोल्ट, ठीक है, और एक ब्रेसिंग मेंबर इससे कनेक्टेड है जिसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस मेंबर से पास हो रहा है। इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो हमारा एक टेंसाइल फोर्स होगा जो इस बोल्ट पर एक्ट कर रहा होगा विच इज TE, और इस पर एक शियर कंपोनेंट होगा V जो बोल्ट पर शियर एक्शन का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमें अगर हमारे रिवेट्स पर कंबाइंड शियर स्ट्रेसेस और कंबाइंड टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही हैं तो ये डिटरमाइन किया गया बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कि हमारी एक इंटरैक्शन इक्वेशन कंप्लाई होनी चाहिए। तो ये इंटरैक्शन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इट मीन्स कि हमारा जो कनेक्शन है उसकी हमारी सेफ्टी इंश्योर हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज कि हमने कंबाइंड शियर स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो हम इस इंटरैक्शन इक्वेशन से असेस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इंटरैक्शन इक्वेशन। दिस इज इंटरैक्शन इक्वेशन फॉर बोल्ट्स जिसमें हमारा शियर और टेंशन दोनों आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, VSB इज द फैक्टर शियर फोर्स जो अभी एक्चुअल लोड्स की वजह से आ रहा है। बेसिकली दीज आर द कैलकुलेटेड वैल्यूज। तो आपने जो कैलकुलेट किया शियर फोर्स वो है डिवाइडेड बाय जो परमिसिबल जो डिजाइन कैपेसिटी है, शियर कैपेसिटी है बोल्ट की, ठीक है। दूसरा TB जो है हमारा फैक्टर टेंसाइल फोर्स है बोल्ट पर, और जो TDB है दिस इज डिजाइन टेंसाइल कैपेसिटी, टेंशन कैपेसिटी। तो इसके बेसिस पर आप ये चेक कर सकते हो कि जो भी हमारी फोर्सेस आ रही, कंबाइंड स्ट्रेसेस हो रही हैं, उसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो सेफ है कि नहीं। तो ये जो इक्वेशन है इंटरैक्शन इक्वेशन दैट इज बेस्ड ऑन टोटली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो अगर इस इंटरैक्शन इक्वेशन को ग्राफिकल तरीके से ड्रॉ करें तो इंटरैक्शन इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह होता है। इसको अगर हम TB बाई TDB लिख लें और इसको हम VSB बाई VDSB लिख लें, इसकी परमिसिबल वैल्यूज यहाँ पर 1 हो गए। तो ये जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन जो है वो ये वाली इक्वेशन है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस का जो एनवलप है वो इसके अंदर हमारा लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई जो हमारा IS 800 2007 कंबाइंड शियर एंड टेंशन जो बोल्ट्स पर आ रहे हैं उसके लिए इंटरैक्शन इक्वेशन सजेस्ट करता है। जो हमारा पुराना कोड है IS 800 1984 सेम रिवेट्स के लिए जो इंटरैक्शन इक्वेशन उसने सजेस्ट की थी वो थी हमारी ऑप्शन जो D में है, जिसमें बेसिकली ये कहा गया कि जो शियर स्ट्रेसेस आपने कैलकुलेटेड किया डिवाइडेड बाय दी जो परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस हैं उनका रेशियो डिवाइडेड प्लस जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस आई कैलकुलेटेड जो आपने कैलकुलेट किया एक्चुअल फोर्सेस की वजह से, और उन रिवेट्स की जो मैक्सिमम टेंसाइल कैपेसिटी थी, ये जो रेशियो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.4, ठीक है। तो ये इंटरैक्शन इक्वेशन जो है ये आपकी गवर्नड है IS 800 1984 के कोड प्रोविजन से। ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1.4 है ना कि 1 है, ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन टोटली ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो आपको ये वैल्यू इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टील प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया दिस इज स्टील प्लेट, ठीक है, विथ बोल्टेड कनेक्शन, यानी हमारे जो गसेट के साथ इसका जो कनेक्शन है दीज आर बोल्ट्स, एंड ये हमारा एक बोल्टेड कनेक्शन से एक हमारी स्टील प्लेट कनेक्टेड है। और हमसे बोला गया कि द रप्चर ऑफ नेट सेक्शन इज अ मोड ऑफ फेल्योर अंडर, हमें टाइप ऑफ फेल्योर बताना है कि जो रप्चर ऑफ नेट सेक्शन है वो कौन से क्राइटेरिया से के लिए यूज किया जाता है।
तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि जो टेंशन मेंबर्स हैं हमारे, बेसिकली जिसमें हमारा कोएक्सियल टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, दे आर गवर्न्ड बाई 2 क्राइटेरियाज। जो IS 800 2007 की रिकमेंडेशंस हैं वो ये कहती हैं कि जो टेंशन मेंबर्स का फेल्योर है वो हमारा गवर्नड है स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट ऑफ 2 क्राइटेरिया से, एक हमारा यील्डिंग और दूसरा हमारा रप्चर, जिसको कभी कभी हम फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं, रप्चर विच इज आल्सो नोन एज फ्रैक्चर। तो यील्डिंग का मतलब ये है कि हमारा जो मेंबर है उसको आप ऐसे लोडिंग कर रहे हो, उस पॉइंट तक लोडिंग कर रहे हो कि जो स्ट्रेसेस आ रही हैं, यानी जो आपने लोड अप्लाई किया, जब वो लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई वो हमारी यील्ड स्ट्रेस ऑफ दिस मेंबर से एक्सीड कर गई। तो ये उस फेलियर केस में, और हमारा हमने अज्यूम किया कि मेंबर हैज फेल्ड, अज्यूमिंग कि हमने ये माना था कि हमारी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। इस क्राइटेरिया से जो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ आएगी मेंबर की वो हमारी यील्डिंग से गवर्न होगी। तो एक फेलियर क्राइटेरिया ये हो गया। तो जो यील्डिंग है वो हमारा ग्रॉस सेक्शन पे हम चेक करते हैं। अब ये ग्रॉस सेक्शन क्या है? ग्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि इस टेंशन मेंबर का जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया इस लोकेशन पे है, या जिसमें हमारा कोई भी रिडक्शन नहीं, एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर। तो प्लेट के केस में हमारा अगर इस प्लेट की विड्थ b थी और अगर इसकी थिकनेस t थी तो b क्रॉस t विल बी द ग्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड उसके बेसिस पे जो मेंबर का फेलियर हुआ यील्डिंग के बेसिस पे कि हमारी जो स्ट्रेसेस हैं वो यील्ड स्ट्रेस से एक्सीड कर गई, तो वो यील्डिंग फेलियर हो गया। दूसरा जो फेलियर है जिसमें हमने अज्यूम किया कि हमारा जो मेंबर है वो रप्चर से फेलियर हो रहा है। तो रप्चर में हमारा बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जो मेंबर की लोडिंग है उस पॉइंट तक कर रहे हैं, 2 पॉइंट फ्रॉम दिस यील्डिंग लोकेशन, जहां से यील्डिंग स्टार्ट हुई, फ्रॉम यील्डिंग हम यील्डिंग के बाद भी लोड अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट तक कि जब तक हमारा जो मेंबर है वो रप्चर ना हो जाए, रप्चर पॉइंट तक। ठीक है, तो इस डिजाइन बेसिस पर जब हम अपने मेंबर को एनालाइज करते हैं तो जो स्ट्रेंथ आती है, डिजाइन स्ट्रेंथ आती है, वो टेंशन मेंबर्स के लिए वो हमारी गवर्न होती है नेट सेक्शन से। अभी नेट सेक्शन क्या है? नेट सेक्शनल एरिया। नेट सेक्शन का मतलब है कि जो आपका एरिया था उस पे आपने डिडक्शंस किए, किसके? बेसिकली रिवेट होल्स के, डिडक्शन ऑफ रिवेट या बोल्ट होल्स के। जो आपने फैब्रिकेशन के लिए कनेक्शन बनाया, आपने ये बोल्ट के होल्स जो किए इस पे, ये आपने एरिया डिडक्ट कर दिया। तो इस क्रॉस सेक्शन पर जो एरिया बनेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ दिस एरिया, तो इसका मतलब हो गया बोल्टेड कनेक्शन में जो नेट सेक्शनल एरिया होगा वो ऑलवेज ग्रॉस सेक्शनल एरिया से कम होगा। ठीक है, और हम मेंबर पे लोडिंग इस लिमिट तक ले जाएंगे कि हमारा यील्डिंग के बियॉन्ड हम लोडिंग कर रहे हैं, और तब तक कर रहे हैं जब तक ये नेट सेक्शन हमारा रप्चर ना हो जाए। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद रप्चर जो कंसेप्ट है उसमें हमने क्या किया, ये अज्यूम किया कि लो टू मॉडरेट स्ट्रेस लेवल तक जो हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन जैसे ही हम लोडिंग जब यील्डिंग के बियॉन्ड करते हैं, यानी हाई स्ट्रेस लेवल पर करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अब ये स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी ऑफ स्टील की वजह से जो स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उस स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारा अजम्पशन था कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेस्ड ऑन स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूशन हमने रप्चर में भी यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करके नेट सेक्शन पे भी जो फेलियर हुआ उसमें अज्यूम किया कि हमारा जो स्ट्रेसेस हैं वो यूनिफॉर्म है। तो ये 2 मेन क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया ब्लॉक शियर फेलियर है जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, या आप सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे तो वी विल डिस्कस दिस। तो यहां पर ये पूछा गया था रप्चर ऑफ नेट सेक्शन, तो दिस इज फॉर द टेंशन मेंबर। ठीक है, द फ्रैक्चर ऑफ द मेंबर व्हेन द नेट सेक्शन ऑफ द मेंबर रीचेज द अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस इज द पॉइंट जिसपे हमारा मेंबर रप्चर हो जा रहा है।
तो जो रप्चर और फ्रैक्चर है थ्रू बोल्ट होल्स आर सिनोनिमस टर्म, यानी फ्रैक्चर और फ्रैक्चर कहाँ से हो रहा है, जो हमारा बोल्ट होल है वहां पर हो रहा है। फॉर कन्वीनियंस फ्रैक्चर इज यूज थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है। तो फ्रैक्चर भी यूज कर सकते हैं, नेट सेक्शन रप्चर या नेट सेक्शन फ्रैक्चर फॉर द फेलियर ऑफ द टेंशन मेंबर। उसके बाद इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया था कि जब हम स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करते हैं तो किसी मेंबर की डिजाइनिंग के लिए जो लोड जनरेट होते हैं सेकेंडरी इफेक्ट्स के लिए, उसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो लोड्स हमारे इंक्लूड किए जाते हैं डिजाइनिंग में, उसमें हमारे डेड लोड्स, लाइव लोड्स, विंड लोड्स, अर्थक्वेक लोड्स, इरेक्शन लोड्स, एक्सीडेंटल लोड्स और सेकेंडरी इफेक्ट्स की वजह से लोड आ रहे हैं, ये सारे लोड्स हमें डिजाइन में कंसीडर करने होते हैं। तो इरेक्शन लोड बेसिकली क्या होता है कि जब हम मेंबर्स की पोजीशनिंग करते हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की पोजीशनिंग करते हैं इरेक्शन के दौरान स्टील स्ट्रक्चर्स में, तो जो लोड्स आते हैं वो हमारी इरेक्शन लोड्स होते हैं। दे आर टेकन सेपरेटली अदर देन द सेकेंडरी इफेक्ट्स। जो एक्सीडेंटल लोड्स हैं, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एक्सीडेंटल लोड्स हमारे जो वो लोड्स हैं, अगर किसी बिल्डिंग के पास कोई एक्सप्लोजन हो गया या ब्लास्ट हो गया, उसकी वजह से जो हमारे लोड्स बिल्डिंग पर एक्ट करेंगे, दे आर कैटेगराइज्ड एज एक्सीडेंटल लोड्स, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंडरी इफेक्ट से अलग लिए जाते हैं। एंड ये सारे लोड्स के लिए हमारा एक पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर्स है, जिसमें लोड कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हम डिजाइन में मेंबर की कंसिडरेशन करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं उसमें जो हमारे लोड्स आते हैं, जो फोर्सेस आती हैं सेकेंडरी इफेक्ट्स की, वो यहाँ पर मेंशन है, इसके दुग्गल बुक का स्क्रीनशॉट है, जिसमें कहा गया है कि सेकेंडरी इफेक्ट्स, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो जो प्राइमरी इफेक्ट्स हैं उसके अलावा जो इफेक्ट्स हैं दैट आर सेकेंडरी इफेक्ट्स, जिसमें हमारा थर्मल चेंजेस की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है स्ट्रक्चर पे, डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है एज अ होल या उसके कंपोनेंट्स में, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस आ रही हैं सेकेंडरी स्ट्रेसेस, तो इन स्ट्रेसेस की वजह से बेसिकली हमारी सेकेंडरी स्ट्रेसेस आएंगी स्ट्रक्चर पे। तो इन सेकेंडरी स्ट्रेसेस का जो रीजन है वो है इसेंट्रिक कनेक्शन, डिफरेंशियल सेटलमेंट, थर्मल फोर्सेस। और हम बिकॉज अज्यूम कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग में कि हमारे जो ज्वाइंट्स हैं वो रिजिड हैं, बट एक्चुअल में अगर हमारा परफेक्ट रिजिडिटी नहीं है तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी स्ट्रेसेस आएंगी। तो ये सारे रीजंस हमारे सेकेंडरी इफेक्ट्स की वजह से हो रहे हैं। और अगर हम कोई टेंसाइल मेंबर ले रहे हैं और डिजाइन कर रहे हैं, तो वी आर एज्यूमिंग कि उस पर जो फोर्सेस आ रही हैं वो को कॉन्सेंट्रिक एक्सियल फोर्सेस हैं। तो प्राइमरी लोड इफेक्ट जो है वो टेंशन मेंबर में टेंसाइल फोर्सेस हैं, बिकॉज ऑफ जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मेंबर है वो हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड से पास हो रहा है। लेकिन सेकेंडरी इफेक्ट क्या है, बिकॉज ऑफ इसेंट्रिक कनेक्शंस, हमारा उस जॉइंट पे बेंडिंग और शेयर भी आ रहा है, तो वो उसकी वजह से जो इसेंट्रिक कनेक्शन की वजह से सेकेंडरी इफेक्ट्स आ रहे हैं वो हमारे कहलाएंगे सेकेंडरी स्ट्रेसेस के रीजंस। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ टेम्परेचर इन थर्मल चेंजेस की वजह से, डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर या उसका कोई कंपोनेंट सेटल कर रहा है, तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी स्ट्रेसेस आ रही हैं। ड्यू टू इसेंट्रिक कनेक्शन की वजह से जो बेंडिंग शेयर अगर आ रहा है, अगर परफेक्टली एक्सियल फोर्सेस ले रहे हैं, तो 1, 2 एंड 4 जो है ये हमारे करेक्ट आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि ऑप्शन डी वही गलत है, बहुत सारी कोचिंग्स में भी ऑप्शन डी दिया है वो गलत है। ड्यू टू एक्सीडेंटल लोड्स हमारे दे आर टेकन सेपरेटली इन डिजाइनिंग। सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं फर्दर इसके आगे डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।